सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। सीए इंटर मई 22 क्रैश बैच के लिए एक और लेक्चर है हमारे पास। वो आज का है बिजनेस प्रोफेशन के आगे के सेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 32 तक डेप्रिसिएशन का पूरा पार्ट खत्म कर लिया था। उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस भी हमने कवर किए थे जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। अब हम शुरू करने आ रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च। क्या ट्रीटमेंट करना है सर मालिक? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि P&L में आपको यहाँ पर मान लो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर दे रखा है 1 लाख रुपीस और इसके बाद आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। पहला तरीका। दूसरा तरीका P&L में तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नीचे नोट्स में जरूर इंफॉर्मेशन है। तो सर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च की सबसे खास बात और कॉमन बात वो है कि अब सारे सेक्शन में डिडक्शन तो 100% हो गई है। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कुछ भी हो जाए या कोई भी डाटा हो, डाटा तो सही है, 1 लाख रुपए डेबिट होना चाहिए, 1 लाख रुपए डेबिटेड है। अंतर क्या क्या है और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है? पहला, जब हम सेक्शन 35(1)(1) पढ़ते हैं जिसमें इन हाउस रिसर्च है, तो ये हमारे बिजनेस को रिलेट करनी चाहिए। एमसीक्यू पॉइंट से भी ये बात इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू बिजनेस रिसर्च हो तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी 100% डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 31(4). जमीन को छोड़ के, सबसे पहला ध्यान रखना, जमीन को छोड़ के। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि आपका साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अगर अलाउड हो रहा है तो प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी अलाउ होगा। अगर आपका बिजनेस कमेंस हुआ 1 दिसंबर 21, तो पिछले 3 साल तक के एक्सपेंडिचर को आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो मालिक इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रायर एक्सपेंडिचर देते हैं तो हम जिस साल बिजनेस कमेंस हो रहा है उस साल उसको डेबिट कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में और क्या ध्यान रखना है? 35(1)(1) और 1(4) के अलावा ध्यान रखिएगा इसको डेबिट करना अलाउड है। अगर उन्होंने किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड के नाम से। सेकंड पार्ट आएगा मालिक, जो अवेलेबल है सारे एसएससीज के लिए, ये भी अवेलेबल था सारे एसएससीज के लिए, लेकिन अंतर है रिलेटेड या अनरिलेटेड कैसा भी हो सकता है, क्योंकि अब आप यहाँ कर रहे हो कंट्रीब्यूशन, जिसको सिंपल भाषा में हमने वर्ड दे दिया था कि हम कर रहे हैं दान। दान जा रहा है किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज को। 3 अलग अलग सेक्शन है इसके। 35(1)(2) जिसमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% डिडक्शन, स्टैटिस्टिकल या सोशल रिसर्च के लिए 35(1)(3) जिसमें 100% डिडक्शन, और अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो 35(1)(2) अगेन 100% डिडक्शन। लेकिन इंडियन कंपनी वही होनी चाहिए जो खुद एंगेज्ड हो साइंटिफिक रिसर्च में। साथ ही साथ 35(2)(a) कि अगर आप चाहें तो किसी आईआईटी, किसी नेशनल लेबोरेटरी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च के पर्पसेस के लिए। डिडक्शन का परसेंटेज सेम। बड़ा अंतर सर, यहाँ एक तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, रिलेटेड अनरिलेटेड किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो। मैं यहाँ इन लोगों को जो ये दान कर रहा हूं जरूरी नहीं है वो मेरे बिजनेस को रिलेट ही करे, वो अनरिलेटेड हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 35(2)(a) भी, जो कि लगता है सिर्फ कंपनी असेसिस पर। आप चाहें तो इस सेक्शन की जगह सीधे सीधे हम चाहें तो 35(1)(1) और 1(4) भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑल असेसिस के लिए था और ऑल असेसी में कंपनी यहाँ पे भी कवर्ड है। ये अलग बात है, उसका अलग से सेक्शन दिया हुआ है 35(2)(a) भी, जो कि इन हाउस रिसर्च के लिए है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है लेकिन लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के। अब क्या करूं सर, मैं बिल्डिंग की डिडक्शन अभी भी कहां ले सकता हूं? 35(1)(4) में आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ हम क्या ध्यान रखेंगे, जब हमको साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर दिया जाता है और अगर वो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, कैसे? ध्यान से देखें। ग्रॉस प्रॉफिट है 1,10,000, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000, वैसे नेट प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इनकम टैक्स में साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को डेबिट किया, आपका क्रिएट हो गया लॉस 40,000 का। ध्यान रखना ये बिजनेस लॉस नहीं है, हम इसको क्या नाम देते हैं? अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अलग नाम क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि इसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। जो ट्रीटमेंट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का होता है वही ट्रीटमेंट अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का भी होगा। इट मींस सर, मीनिंग ये है मालिक कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप इसको किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे हेड से भी, लेकिन सैलरी को छोड़ के। इस बात का ध्यान रखना कि इसका ट्रीटमेंट पूरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा ही होगा। डिडक्शन अगर आप इस सेक्शन में ले चुके हो तो ध्यान रखना उस असेट पे सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन का क्लेमिंग मत मांगना। या तो आप साइंटिफिक रिसर्च यूज कर लो, मतलब 32 यूज कर लो, या 35 या 35 यूज कर लो, 32 छोड़ दो। तो एक काम करना पड़ेगा, आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते। कहने का मतलब एक ही असेट पे आप इधर 35 में भी डिडक्शन ले लो, इधर 32 में भी, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट इसी का आता है कि अगर कोई असेट सीज हो गई है साइंटिफिक रिसर्च से, वो असेट सीज हो गई है, रिसर्च खत्म, पैसा हजम। अब क्या करें सर? उस असेट को या तो डायरेक्टली बाहर सेल कर दो, एक तरीका तो ये है,
और दूसरा तरीका है सर उसको बिजनेस में ले आओ। पहला तरीका डायरेक्टली सेल कर दो, दूसरा तरीका बिजनेस में ले आओ। पहला बिजनेस वाला पार्ट समझ लो मालिक, अगर आप किसी असेट को, साइंटिफिक रिसर्च असेट को, जिस पे आप ऑलरेडी 100% या उससे ज्यादा की डिडक्शन ले चुके हो, अगर बिजनेस में लाते हो तो पहला बेसिक रूल, इसकी कॉस्ट जो है वो नील मानी जाएगी। तो परचेज के दौरान जब आप ऐड करें तो कॉस्ट क्या मानेंगे, नील। और ध्यान रखना अगर ये सेल होगी तो हम यहाँ से लेस भी करेंगे। तो ब्रॉट टू बिजनेस एंड देन सोल्ड, दो अलग अलग बात। तो शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक। अगर आप डायरेक्टली सेल करते हैं बिना बिजनेस में लाए, विदाउट ब्रिंगिंग इट इनटू बिजनेस, बिजनेस में नहीं ला रहे हैं हम सीधे ही सेल कर रहे हैं। तो ये थी मेरी लेबोरेटरी जहां पे पड़ा था एक प्लांट और मशीन, जिसपे मैं ऑलरेडी 16-17 फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख की मशीन थी, ऑलरेडी 100% 2 लाख डेबिट कर चुका हूं प्रीवियस ईयर 16-17 के P&L में। वो डिडक्शन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब आपने उसको डायरेक्टली सेल कर दिया तो क्या होगा, फॉर्मूला ध्यान रखें, आपकी सेल प्रोसीड्स प्लस जो डिडक्शन आप ले चुके हो, अगर वो ज्यादा हो किससे मालिक, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमने अपनी मशीन सेल की इन 8 रुपीज 1 लाख, डिडक्शन जो ऑलरेडी ले ली थी वो थी रुपीज 2 लाख, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 2 लाख ही था, मतलब जितने की मशीन थी। सेल प्रोसीड्स प्लस डिडक्शन इज ग्रेटर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस। तो फिर क्या होगा, देखो भैया, अगर ये पोजीशन बनती है तो हम क्या करेंगे, सेल प्रोसीड्स प्लस डिडक्शन क्लेम माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब 3 लाख, और डिडक्शन क्लेम मतलब 2 लाख, विच एवर इज लोअर को हम क्या मान लेंगे, बिजनेस इनकम। तो इसको मैं लॉजिकली लेने की जगह फॉर्मूला बेस ले रहा हूं, ताकि अपने दिमाग में डाटा फिलिंग हो जाए और हम सीधे आंसर निकाल पाए। अगर ये पोजीशन आती है कि आपके सेल प्रोसीड्स प्लस डिडक्शन मिलाकर आपकी असेट की वैल्यू से ज्यादा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सेल प्रोसीड्स प्लस डिडक्शन क्लेम माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो भैया, ये कितना बचा, ये बचा 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तो बचा 1 लाख, या डिडक्शन क्लेम की थी आपने कितनी, 2 लाख, विच एवर इज लोअर इज योर बिजनेस इनकम। डाटा से फिल कर देता हूं, सेल प्रोसीड से 1 लाख, डिडक्शन जो ली थी 2 लाख और माइनस 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख इज अगेन 1 लाख और 2 लाख, विच एवर इज लोअर। तो 1 लाख को हम बिजनेस इनकम मान लेंगे। अब आप इस फॉर्मूले से कुछ भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ये कॉस्ट है, ये डिडक्शन है और ये सेल प्रोसीड्स है। फॉर्मूला पुटअप कर ले, जो भी लोअर हो उसको यहाँ आंसर में निकाल लें। इफ यू हैव सोल्ड द असेट डायरेक्टली। एग्जाम में हालांकि ये वाला पार्ट अभी तक बहुत ज्यादा आया नहीं है। ये था सेक्शन 35। ट्रीटमेंट 2 करने मालिक जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। पहला ट्रीटमेंट कि अगर P&L में दे दें वो, अगर ये अलाउड हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मान लो उन्होंने 1 लाख की असेट पे 2 लाख की 200% डिडक्शन ले रखी, ऐसा क्वेश्चन बोल दे तो 1 लाख वापस ऐड बैक कर देना, क्योंकि अलाउड तो कितना है, 100% ही अलाउड है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट क्या है सर, कॉस्ट ऑफ असेट 2 लाख, डिडक्शन आपने ले ली 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख डेबिटेड है, क्या करोगे सर, हम जानते हैं इसका 100% ही अलाउड है, हम यहाँ पर 1 लाख रुपए वापस ऐड बैक करेंगे। सपोज वो 2 लाख ही लेते तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, नथिंग टू डू, सब कुछ बढ़िया है। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको नोट्स में दे रखा है, ही हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर ₹2 लाख। क्या करेंगे सर, अभी इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है P&L में, हम इसको डिडक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको माइनस कर दीजिएगा, नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। ये था ओवरऑल दोस्तों सेक्शन नंबर 35, छोटी सी कहानी। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है 35 AD, जिसपे एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे मॉड्यूल में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 35 AD के ऊपर आते हैं मालिक। हम सभी जानते हैं 35 AD में जो भी बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, स्पेसिफाइड बिजनेस, बिजनेस का नाम, एक रीडिंग जरूर लीजिएगा, कोल्ड चेन फैसिलिटीज, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, व्हाट डज इट मीन सर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही बोल रहे हैं या कुछ और। जैसे कि क्वेश्चन बोल दे बिस्किट्स या चिप्स स्टोर करने के लिए ये वेयर हाउस का यूज हो रहा है, तो सर ये 35 AD की एसेट नहीं होगी, इस पे आप क्या ले सकते हो, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया, आपने एक वेयर हाउस बनाया जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर कर रहे हो, तो ये 35 AD में ये बिल्डिंग जा सकती है, आप इसकी 100% डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बोल दे कि यही वेयर हाउस आपने जो बनाया वो चिप्स के लिए बनाया, पार्ले जी बिस्किट्स के लिए बनाया, है ना, आपको एरियल के पैकेट रखने हैं यहाँ पर, इट मीन सर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला वेयर हाउस बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बिल्डिंग पे अब जो क्लेम करेंगे वो होगा सेक्शन 32 का डेप्रीसिएशन। यहाँ पे आप क्लेम कर रहे थे सेक्शन
35 AD में डिडक्शन। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा कि वो क्या स्टोर करने की बात इस वेयर हाउस में कर रहे हैं। होटल 2 स्टार और अबव, बी कीपिंग वेयर हाउस फॉर शुगर। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मालिक शुगर के यहाँ आ जाता है, शुगर के नाते ये गन्ना, और शुगर के लिए भी यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है कि शुगर स्टोरेज करोगे तो भी 35 AD सेक्शन आप यूज कर सकते हो। असेसी सर सबके लिए सेक्शन, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन कैन यूज दिस सेक्शन, हर असेसी सेक्शन को यूज कर सकता है। डिडक्शंस और 100% ऑफ व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने जो बिल्डिंग बनाई, सपोज वो यहाँ 5 करोड़ की, आप इसको 5 करोड़ रुपए को पूरे को P&L में डेबिट कर सकते हो। तो सर नया पॉइंट क्या सीखा हमने पिछले 2 सेक्शन में, 35 और 35 AD में? सर नया पॉइंट ये सीखा कि P&L में इनकम टैक्स एक्ट आपको कैपिटल एक्सपेंसेस को डेबिट करने की परमिशन दे रहा है। क्या सीखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप P&L में डेबिट कर सकते हो, दैट इज अलाउड एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 35 एंड 35 AD। बोलो मालिक, आया क्या समझ में? 35 AD में और किन बातों का हमको ध्यान रखना है? 3 चीजें हमारे 35 AD में नहीं आती, वो है मालिक लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन कैसा आता है, वो बोलते हैं कि 2 करोड़ का ये पूरा असेट है जिसमें से 50 लाख की लैंड है। तो आप क्वेश्चन में क्या ध्यान रखेंगे मालिक? आप ध्यान रखेंगे कि 1.5 करोड़ की ही आपकी बिल्डिंग है। ये छोटे छोटे से कैलकुलेशन आपको ध्यान रखने, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी अगर 35 AD में कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन एक शर्त, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में दूंगा, लेकिन वो जो प्रायर टू कमेंसमेंट का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज होना जरूरी है मालिक। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप उसको कैपिटलाइज कर दें बस बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो वो क्वेश्चन में 2 बातें हो गई आपका, एक प्रायर पीरियड का एक्सपेंस, एक करंट ईयर का। एक प्रायर टू कमेंसमेंट, सपोज आपका वेयर हाउस बनके तैयार हुआ 1 अक्टूबर 21 को, तो एक प्रायर टू कमेंसमेंट और एक करंट ईयर का एक्सपेंडिचर, इन दोनों की आपको डिडक्शन देनी है। चेक जरूर कर लेना आपका बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस में आ भी रहा है कि नहीं। जैसे अगर उन्होंने बोल दिया कि हमने ऑयल स्टोर किया उस वेयर हाउस में, तो मालिक आप कौन से सेक्शन पे चले जाओगे? सेक्शन नंबर 32 पे चले जाओगे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। 10,000 वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। व्हाट डज इट मीन? सर वो अपन ने पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था दोस्तों, इधर आओ पास में जरा सा। हमने पढ़ा था कि अगर 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में एक व्यक्ति को कैश, बियरर, चेक वगैरह से पेमेंट किया तो हम उसको असेट की वैल्यू में ऐड नहीं करने वाले। ये बात भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ ली थी। क्या है सर? डेप्रिसिएशन मत लेना। अरे मालिक जान मत लो, गवर्नमेंट की कोई एक सेक्शन ले लो, या तो 32 ले लो या 35 AD क्लेम कर लो। दोनों एक साथ क्लेम करोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी हमको पप्पू समझा क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना, बिजनेस नया होना चाहिए। थर्ड वन, न्यू प्लांट एंड मशीन में एक सबसे बड़ा चेंज, जब हम डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें न्यू में अगर कोई इंपोर्टेड मशीन है जो आउटसाइड इंडिया यूज हुई है उसको भी हम न्यू नहीं मानते। बहुत ध्यान से सुनना, इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। न्यू प्लांट इन मशीन में जब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं एडिशनल 32(1)(2)(a) का एडिशनल डेप्रिसिएशन जब हम लेते हैं, उस न्यू वर्ड में ऑलरेडी यूज्ड मशीन आइदर इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया हम कवर नहीं करते, हम उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देते। लेकिन जब यहाँ न्यू प्लांट इन मशीन की बात आई तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्शन दिया कि सेकंड हैंड मशीन कितनी हो सकती है, पूरे प्रोजेक्ट की 20% सेकंड हैंड हो सकती है, पहली बात। और ओल्ड सेकंड हैंड मशीन में क्या नहीं आएगा, मतलब हम नई मशीन किसको मानेंगे? ध्यान से देखो, कोई मशीन इंडिया में इंपोर्ट हुई है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यूज भी कहां हुआ था? भारत के बाहर, और उस पर डेप्रीसिएशन कभी भी इंडिया में नहीं लिया गया। 3 कंडीशन बोलो तो मैं मशीन को क्या बोल दूंगा? नई नवेली। क्या बोल दूंगा? नई नवेली, न्यू। कब बोल देंगे? सबसे पहला, इफ इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ओके। इफ इट इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में आज तक यूज नहीं हुई है और इंडिया में आज तक हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं किया, ऐसी मशीन को बोल सकते हैं अभी भी हम कैसी मशीन मानेंगे? न्यू। इसको ओल्ड की काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो अगर आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है तो आप 20 करोड़ तक का ओल्ड मशीन यूज कर सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 करोड़ की एक मशीन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज हुई थी, हम बोल रहे हैं सर इसको तो हम न्यू ही मानेंगे, इसको ओल्ड नहीं मानेंगे। इस बात का ध्यान रखना। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए ध्यान रखिएगा 35 AD का अगर हेवी लॉसेस है, आपका प्रॉफिट कम है और 35 AD की डिडक्शन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है और 35 AD की डिडक्शन ज्यादा है,
इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द सेक्शन 35 एडी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, हो सकता है आपके पास दो होटल्स हो, एक होटल आपने ओपन किया था 2002-3 में जब ये सेक्शन ही नहीं था, और एक होटल है आपके पास 15-16 का ओपन किया हुआ जब ये सेक्शन था। जब आप इस सेक्शन को यूज करते हो, यहां पे मान लो लॉस आ गया 35 एडी का आपको इस वाली होटल पे, सेकंड होटल पे आपने यूज किया, दिस इज योर मुंबई होटल, दिस इज योर चेन्नई होटल। क्या करना है, अगर मुंबई होटल को आपने 15-16 में ओपन किया था 35 एडी आप ले रहे हो, वो लॉस आ रहा है, क्या ये इस वाली होटल के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा? यस, क्योंकि बिजनेस एलिजिबल है, बिजनेस एलिजिबल है, भले वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम इस प्रॉफिट से इस लॉस को आराम से सेट ऑफ करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 35 एडी बिजनेस 35 एडी के बिजनेस से सेट ऑफ होगा, चाहे ये एलिजिबल हो या नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जमीन की कॉस्ट हटाना क्वेश्चन में से मत भूलना, जितने का अमाउंट असेट का बचेगा उसकी 100% डिडक्शन आपको यहाँ मिलेगी। अगर रिफाइंड ऑयल का बिजनेस करते हो, ये स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, तो आप क्या क्लेम कर सकते हो? सेक्शन 32 का डेप्रीसिएशन यहाँ हम क्लेम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का स्पेशली ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन क्वेश्चन आपको देगा। हो सकता है 3 बिजनेस है, आपने वेयरहाउस खोला फूड ग्रेन, शुगर और ऑयल का, सर ये 35 एडी में कवर नहीं होगा, ये 35 एडी में कवर नहीं हुआ तो आप क्या लोगे? डेप्रीसिएशन। लेकिन मालिक ये दो तो कवर होंगे, फूड ग्रेन और वेयरहाउस, यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप ले रहे हो 35 एडी की डिडक्शन। नेट प्रॉफिट बिफोर क्लेमिंग सेक्शन 35 एडी इज दिस, इसमें से आपने डिडक्शन लिया, ये 35 एडी का लॉस है, और यहां इस सेक्शन में आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया। डाटा के ऊपर मत जाना, मैं आपको कंसेप्ट और फॉर्मेट बता रहा हूं, डाटा तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलिए। अच्छा, एक और खास बात है, अगर आपने 35 एडी का कोई डिडक्शन लिया किसी असेट के ऊपर और बाद में इस असेट को आपने यूज कर लिया, तो कम से कम 8 साल तक आपको इसको यूज करना है, और अगर आपने बाद में इसमें से कोई कंडीशन तोड़ी तो क्या होगा? सपोज यू हैव सोल्ड द असेट आफ्टर कंप्लीटिंग 8 years एंड यू हैव यूज्ड द असेट फॉर एनी अदर बिजनेस विद इन 8 years, तो पहली कंडीशन 8 साल तक इस असेट को बाहर मत करना उस बिजनेस से। अगर आपने ये करने की कोशिश की तो डिडक्शन जो दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी। कैसे? सपोज 1920 में, प्रीवियस ईयर 1920 में मैंने आपको 5 लाख की डिडक्शन दी थी अंडर दिस सेक्शन 35 एडी, ओके। फिर आपने क्या करा? 21-22 में अपना वो असेट बाहर कर लिया, इस स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में लेकर आ गए। अब क्या होगा मालिक? सबसे पहले तो गवर्नमेंट नाराज होगी, गुस्से में देखेगी और बोलेगी भाई तेरे को हमने डिडक्शन दी थी, ये वापस कर। वापस करने का मतलब क्या पैसे मांग रहे हैं? नहीं, वापस करने का मतलब है इसको इनकम बुक कर लिया जाए, इसको अब इनकम बुक कर लिया जाए। तो पहले डिडक्शन कितनी दी थी? 5 लाख रुपीस की, उसको एक इनकम बता दो। अब बिजनेसमैन घूर रहा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोली क्या हो गया? बोले भैया मेरे से आपने डिडक्शन तो वापस ले ली, लेकिन आपका रूल है कि अगर 35 एडी नहीं दोगे तो मुझे 32 का डेप्रीसिएशन तो दोगे। तो गवर्नमेंट बोल रही ओके, तू ब्लॉक ऑफ असेट में इसको ऐड कर ले। अब ब्लॉक ऑफ असेट में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा दिमाग कैसा चलना चाहिए? सुनो, असेट लाए कब थे? 1920 में। उस साल कौन सा सेक्शन लिया था? 35 एडी। 2 साल बाद 1920 हो गया, 2021 में यहां डिडक्शन ली थी, ये साल बीच में गया, 21-22 में आपसे वो डिडक्शन छीन ली गई क्योंकि आपने कंडीशन तोड़ी। अब आप गवर्नमेंट से बोल रहे हो 2 साल का डेप्रीसिएशन भी दे दो, इसकी रिड्यूस्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो ब्लॉक का कंसेप्ट लगेगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इक्वल टू क्लोजिंग। तो परचेज में कितनी वैल्यू आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। 5 लाख की असेट थी 1920 में, आप इसमें 1920 का डेप्रीसिएशन लगाओ, 2021 का डेप्रीसिएशन लगाओ और परचेज में रिड्यूस्ड वैल्यू ऐड करो। हो तो बताएं भैया 5 लाख का कितना कितना परसेंट? बोलो मालिक, बोलिए। तो सर मीनिंग क्या है? मीनिंग इतना सा है भाई कि मैंने आपसे डिडक्शन ले ली है ना, तो अब आप क्या बोलोगे? सर हमको पिछले 2 सालों का डेप्रीसिएशन तो दे दो, क्योंकि आपने ये मान लिया कि हम 35 एडी में कवर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट हम उन 2 साल में जितना जितना डेप्रीसिएशन लेते हम उसको डेबिट करेंगे। तो बोलो नेट इनकम क्या आएगी? ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डिम्ड इनकम 5 लाख माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन जो अलाउेबल था, बची हुई इनकम को बिजनेस इनकम मान के हम क्रेडिट करेंगे।
तो बॉस ये यहाँ पे 5 लाख हमने क्रेडिट किया, 2 साल का ये डेप्रीसिएशन लगाना, जैसे मैंने 1920 का लिख रखा है, 5 लाख का 15% इज इक्वल टू 75,000। फिर आप लगाना 4,25,000 का 15%, जो डेप्रीसिएशन आ जाए यहाँ डेबिट कर लेना। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है हमने तुमसे 35 AD छीन लिया तो इसको डिम्ड इनकम मानेंगे, और जितना डेप्रीसिएशन अलाउ हो जाता उतना आप आज ले लो, और अब ब्लॉक में रिड्यूस्ड असेट की वैल्यू यहां सर आप कवर करना। जैसे पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना था 75,000, सेकंड ईयर का 4,25,000 का 15%, ये यहाँ रिड्यूस करना। इन दोनों को रिड्यूस करने के बाद कॉस्ट में से जो वैल्यू बचेगी उसको अपने ब्लॉक में ऐड कर लेना। ये बात आ रही है सेक्शन 43(1) के एक्सप्लेनेशन 13 से। तो क्या हुआ, बहुत सिंपल कंसेप्ट, 3 लाइन में बात खत्म कर दें। आपने 8 साल से पहले अगर एसेट को गलत जगह इस्तेमाल किया या बेचने की कोशिश की तो पहला, गवर्नमेंट बोल रही है जो डिडक्शन हमने दी थी हम उसको डीम्ड इनकम मान लेंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, आप बोल रहे हो कि लाओ मुझे अब डिडक्शन दे दो अंडर सेक्शन 32 इन 2 सालों की जो मैंने असेट को नहीं लिया यूज में, 35 AD में चला गया था, डेप्रिसिएशन नहीं लिया हमने, तो अगर मैं डेप्रिसिएशन लेता तो कितना होता, ये लेस कर देंगे मतलब डेबिट, तो बैलेंस आपकी हो गया डिम्ड इनकम। और तीसरा इफेक्ट क्या जाएगा, सर हमको ब्लॉक ऑफ असेट में अब इस असेट को ऐड करना है तो रिड्यूस्ड वैल्यू पे अब हम ऐड करेंगे, तो 5 लाख की कॉस्ट में से हम इन 2 साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उससे ब्लॉक की वैल्यू को इंक्रीज करें। सिंपल सोबर कंसेप्ट। तो ये सर क्यों समझाया मालिक, ये कहाँ आ सकता है 2 मार्क्स के आपके एमसीक्यू में बहुत आराम से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया। मोस्टली स्टूडेंट ये वाला 8 साल वाला कंसेप्ट मिस कर जाते हैं। तो फाइनल फार्मूला सर जितनी रिडक्शन दी थी वो डिम्ड इनकम, जितना डेप्रिसिएशन आना चाहिए था एज इफ ये असेट शुरू से ही सेक्शन 32 में होती तो क्या होता, बैलेंस को बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है मालिक वो है सेक्शन 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस assessee Indian company or a person who is resident in India other than company। फॉर्मूला बहुत सिंपल, डिडक्शन आपको 20% के हिसाब से मिलेगी ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर। एलिजिबल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, जो भी एलिजिबल एक्सपेंडिचर आ जाए, सपोज 1 लाख, तो आप बोलोगे हम 20% करके उसको 5 साल में डिडक्शन देंगे। एलिजिबल एक्सपेंडिचर के लिए सबसे पहले चेक करें कंपनी असेसी है कि अदर देन कंपनी। अगर कंपनी असेसी है तो फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, इन दोनों लो, इन दोनों को कंपेयर करो। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सीओपी और सीई कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में से जो ज्यादा हो वो डाटा यहाँ निकाल के रख लें और उसको कंपेयर करें एक्चुअल से। इन दोनों में से लेना है विचएवर इज लोअर। लेकिन अदर देन कंपनी एसएससी में फॉर्मूला है एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विचएवर इज लेस। छोटा सा फॉर्मूला, डायरेक्ट हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 35DD है जो कि वीआरएस की बात करता है। मालिक एसएससी कोई भी हो सकता है। कितने साल की रिडक्शन है दोस्तों, ये भी 5 साल की रिडक्शन है, मतलब 20% इन द ईयर ऑफ अमाउंट पेड। इन द ईयर ऑफ अमाउंट पेड, जब अमाउंट पे हो वो साल प्लस 4 साल। अगर आप इस वीआरएस का 1 लाख का खर्चा 3 अलग अलग ईयर में पे कर रहे हो, जैसे 17, 18, 18, 19 और 19, 20, अगर 3 अलग अलग साल में हम इसको पे कर भी रहे हैं, जब जब पे कर रहे हैं तब से अगले 4 साल और गिनेंगे, तो +4, 1 + 4। देख लीजिए केस, सपोज टोटल आपको पेमेंट हो रहा है 300 करोड़, 500 करोड़ और 200 करोड़, ऐसा करके 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का आपका पेमेंट है। 35DDA में कितना डिडक्शन मिलेगा, ध्यान से देखो। ये जो एम्प्लॉय का 300 करोड़ का पेमेंट है वो अभी 20 करोड़ ही गया, ये पेमेंट गया है 50 करोड़, ये पेमेंट गया है 20 करोड़, ऐसा कर। अच्छा वापस से देखिए, वापस सपोज आप बोलते हैं कि हमने वीआरएस दिया, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लेते हैं, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे, वापस से सुनिए। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, पेमेंट करना है 100 करोड़ का, आपने पेमेंट करा 20, 50 और 30, 20, टोटल हुआ कितना 70 और 30 कर लो, 30 करोड़ 30। क्या करेंगे मालिक, अगर इसको 30 भी कर लेते हैं या 20 भी रहने देते हैं तो जैसी इच्छा डिवाइड करो। क्या डिवाइड करें सर, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। अब क्या होगा सर, 20 डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं तो दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास डाटा इस तरह से आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज 10, 10, 10, 10 एंड 10। तो ईयर वाइज देखोगे तो ऐसा होगा, पहले साल आपने एक अमाउंट की डिडक्शन ली, दूसरे साल दोनों की, तीसरे साल तीनों की। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अमाउंट पेड कब है,
ये था वीआरएस का सेक्शन 35D सिंपल सा, कभी एमसीक्यू में आ जाए तो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है सेक्शन 36 के कुछ सब सेक्शंस और क्लॉजेस। 36(1) के कुछ क्लॉजेस जिसमें हमको क्या क्या अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। पहला, आप स्टॉक्स का इंश्योरेंस कराओ, उसकी प्रीमियम की हम डिडक्शन देंगे लेकिन पेमेंट बेसिस पे। सेकंड, आप अपने कैटल का इंश्योरेंस कराओ, चलेगा। थर्ड, आप अपने एम्प्लॉय के हेल्थ का इंश्योरेंस कराओ, चलेगा। मोड ऑफ पेमेंट कैश नहीं होना चाहिए प्रीमियम का। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे किया हुआ है, मुझे डिडक्शन मिलेगी, लेकिन मेरा पेमेंट किस में नहीं जाना चाहिए, कैश में नहीं जाना चाहिए। फोर्थ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बोनस और कमीशन अलाउड, लेकिन पेड बेसिस पे। पेड बेसिस पे अलाउड होते से ही बॉस अपने को एक और नया सेक्शन याद आ जाना चाहिए, वो है सेक्शन 43B। 43B जो कि बोलता है सर्टेन एक्सपेंसेस आर टू बी अलाउड only on payment basis even if you are maintaining your accounts on accrual basis। कुछ खर्चे जिनका पेमेंट बेसिस पर ही हम डिडक्शन देंगे, भले ही आप उसको अकाउंट्स को अक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करो तो भी डिडक्शन तो पेमेंट बेसिस पे पेमेंट करनी पड़े। सर ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 इसका रिटर्न फाइलिंग डेट आता है 1 जुलाई में। अगर मान लो मेरी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जुलाई है तो इसके पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, बोनस कमीशन अलाउड है, पेड बेसिस पे अलाउड है, ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं है। इट इज अलाउड इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट। कौन सा सर? 139(1) की जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की डेट से, उस डेट से पहले भी अगर आप पे कर दोगे, मतलब गवर्नमेंट बहुत टाइम देने वाली थी। दिस इज माई ईयर 21-22, ये एंड हो गया। एंड होने के बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वहां तक का टाइम अवेलेबल है। अगर आपने 21-22 का बोनस जो आप क्लेम करना चाह रहे हो 100 रुपीज का, वो अगर ड्यूरिंग द ईयर पे किया अलाउड, रिटर्न भरने तक पे किया अलाउड, अगर उसके बाद पे किया तो इस साल डिसअलाउ, और जिस साल वो आपने पे किया मतलब नेक्स्ट ईयर अलाउ हो सकता है, जिस भी साल आप पे करोगे। तो 43B का कंसेप्ट बताएं कौन कौन से केस में लग रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बोनस और कमीशन, दूसरा इंपॉर्टेंट है लिव इन कैशमेंट। लिव इन कैशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तीसरा इंटरेस्ट टू बैंक्स, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फोर्थ पेमेंट है सर इनडायरेक्ट टैक्सेस, खासकर जीएसटी। उसके पेमेंट को अगर आप रिटर्न फाइलिंग तक भी ड्यू करके पे कर दोगे ना, हम मान लेंगे कि यार आपको अलाउ कर दी जाएगी। चलें पहले बोनस का सीखते हैं। पेड बेसिस 43B के साथ तो हम लिखेंगे पेड बेसिस सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे भी कुछ बातें अलाउड है। यस, स्टैट्यूटरी पीएफ, आरपीएफ, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। इसका अपोजिट होता है, ये सब अनरिकॉग्नाइज्ड है या अनअप्रूव्ड है, तो सेक्शन 36, 1, 4 एंड 5। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, टू आरपीएफ, टू एएसएफ, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और एजीएफ, तो इट इज अलाउड, लेकिन ऑन पेड बेसिस। मतलब सर यहां पर 43B लग गया। 43B क्या बोलता है? मालिक ये सारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के जो पेमेंट है जो आप पीएनएल में या डेबिट कर रहे हो, ये हम अलाउ तो कर देंगे, लेकिन तभी जब या तो ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाए या ईयर एंड होने से लेकर आपका रिटर्न फाइलिंग तक भी ये पे हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, ईयर एंड हो गया, आपने पेमेंट नहीं करा, गवर्नमेंट ने बोला यार, गवर्नमेंट आपसे बोल रही यार कोई बात नहीं, ईयर एंड हो गया ना, चल रिटर्न भरने तक पे कर दे। रिटर्न की ड्यू डेट मान लो आपकी है जुलाई 31, ओ आपने यहां भी नहीं किया, गवर्नमेंट बोल रही है इस साल तो अलाउ नहीं होगा, पेड बेसिस पे जिस भी साल वो पे होगा तभी अलाउ करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपसे 2021 का वो बोल रहे हैं 10 रुपए का एक एसपीएफ का अमाउंट जो लास्ट ईयर जमा हुआ था 1 नवंबर 20 को। तो क्या सोचना है वापस से बताओ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 2021 का एक डाटा है ₹10 which belong to financial year previous year 2021. It was paid on 1st November 21। क्या सोचना है सर? पहला, क्या लास्ट ईयर ये अलाउ हुआ था? सर लास्ट ईयर के एंगल से बात कर रहे हैं पहले अपन। लास्ट ईयर रिटर्न फाइलिंग डेट मान लो जुलाई थी, क्या ये अलाउ हुआ था? नहीं सर, लास्ट ईयर डिसअलाउ हुआ था। इस साल अलाउ करते हैं? हाँ सर, क्योंकि जब भी ये पे होगा तब इसको हमको अलाउ करना है। करंट ईयर का केस लेके देख लो इसी तरह। प्रीवियस ईयर है आपका 21-22, ड्यूरिंग द ईयर आपका एसपीएफ आपने जमा नहीं किया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है भैया रिटर्न फाइल करने तक कर देना। आपने वो 20 रुपीज अभी भी जमा नहीं किए और ये आपने पे किया 1 नवंबर 22 को, तो क्या 2021 में इसकी कोई डिडक्शन मिली होगी?
ना। ये डिडक्शन अब कब मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर 22-23, जैसे कि इस अमाउंट की डिडक्शन आपको नेक्स्ट ईयर दी गई। अगर ये 1 नवंबर की जगह 1 मई होता तो सर फिर तो इसी साल अलाउ कर देते, इसको करंट ईयर में अलाउ कर दिया जाता, उसी साल अगले साल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 43B बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन में वो बोलेंगे ये P&L टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ₹1 लाख, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे के रखेंगे, आउट ऑफ दिस 1 लाख ₹10,000 वॉज डिपोजिटेड ऑन 1 नवंबर 2022। तो मालिक आप यहाँ नेट प्रॉफिट में इस 10,000 को डिसअलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 43B ये रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद डिपॉजिट हुआ है एंड इट विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 22-23। इसी तरह क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि ₹1 लाख में, इस 1 लाख में एक 5,000 का अमाउंट शामिल है जिसको 2021 में पे करना था, लेकिन पे हुआ 1 नवंबर 21 में। मैंने 2 बार इस एग्जाम्पल को रिपीट किया, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि पिछले साल ये 5,000 अलाउ नहीं हुए थे, इसको हम इस साल अलाउ कर देंगे, लेकिन ये जो 10,000 है ये पेड हुए हैं रिटर्न फाइलिंग के बाद, तो यहाँ हम 10,000 को डिस अलाउ कर देंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ा देंगे। ये है सेक्शन 43B का जादू, जो आपको बेचारा बना सकता है अगर आपने इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा पॉइंट जो कि 43B को रिलेट करता है। सेक्शन 36, 1, 4 और 5 एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में आपको ये P&L में इस तरह का कोई आइटम डेबिट करके देंगे, जैसा मैंने ये एग्जाम्पल दिया बिल्कुल वैसा ही। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में है और P&L में नहीं है तो आप देखिएगा कितना अलाउ करना है और कितना नहीं। इसी तरह एक और पार्ट जो हमारे पास है वो है सेक्शन 80CCD वाला। 3614A में आपको डिडक्शन अलाउ की गई है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, जिसकी हम एक सेक्शन और पढ़ते हैं एसएससी के लिए 80CCD अंडर द हेड डिडक्शंस। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है मालिक, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए 80CCD के तहत एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप याद कीजिए एक तो ये अप्रूव्ड फंड है इसीलिए अलाउ तो करेंगे, कितना मैक्सिमम एक एम्प्लॉयर को हम अलाउ करेंगे तो ध्यान रखिएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी का मतलब, ओ वेरी गुड क्वेश्चन, सैलरी का मतलब सर बेसिक प्लस डीए कंडीशनल। यार ये तो सर सैलरी में भी पढ़ा था, सैलरी चैप्टर में भी आप उस इंडिविजुअल असेसी के लिए ये डिडक्शन देते हो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन हेड की, मतलब हम बात कर रहे हैं अभी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस और सीजीपीएस। जैसे कि आपका एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख है और सैलरी का 10% आ रहा है 50,000, इसका मतलब आपकी सैलरी है 5 लाख, तो हम अलाउ करेंगे 50,000 मैक्सिमम। अगर P&L में 1 लाख डेबिट है तो आप 50,000 को डिस अलाउ करेंगे। सेकंड केस लेते हैं, सपोज एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया ₹1 लाख और हमारा सैलरी आ रहा है बेसिक प्लस डीए मिला के 12 लाख, दैट इज 1,20,000, 10% आ रहा है। सर विच एवर इज लेस 1 लाख रुपए ही डेबिट होगा। अब इसमें समझना क्या है, अगर 5 लाख की सैलरी थी हमने 10% लिया, 12 लाख की थी हमने 1/20 लिया। समझना यह है कि क्या ये भी एक्चुअली पेड हुआ, मतलब सर अपना वही बेचारा वाला सेक्शन। यस 43B वाला सेक्शन आपको बेचारा बना देगा। इट मींस आपकी डिडक्शन अलाउ नहीं करेगा यदि आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले इस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं किया है। तो 80CCD का आप हमेशा ध्यान रखिएगा मालिक कि 43B इसके ऊपर भी लगता है अंडर सेक्शन 3614A। तो कंट्रीब्यूशन के ऊपर हमारे पास है 3614, 3615 एंड 3614A। अप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूशन हमेशा अलाउड है, लेकिन पेड बेसिस पे, और पे भी कब करना है सर, ड्यूरिंग द ईयर कर दो, गुड, ड्यूरिंग द ईयर नहीं कर पाए तो टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर 139(1) कर दो, चलेगा। उसके बाद किया तो अगले साल देखेंगे भाई, इस बार तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मालिक, अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन व्हाट टू पीएफ सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। कब, ध्यान से सुनिए, अभी तक हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉयर्स है ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के आपने सेक्शन देखे 3614, 4A5। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। P&L में जब हम डेबिट करते हैं तो दोनों पार्ट डेबिट करता है। बिजनेस प्रोफेशन में कोई भी बिजनेसमैन
एम्प्लॉय वाला हिस्सा आपको बहुत टाइम लिमिट के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर वो दो आपको डाटा देते हैं, जैसे कि ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और ये है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ 1 लाख, तो मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से इसे आंखें फाड़ फाड़ के बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डेबिट होना आपको ये बताता है कि आपके पास अभी समय बहुत सारा है, ड्यूरिंग द ईयर जमा कर दो, गुड, ड्यूरिंग द ईयर ना कर पाओ, टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न डेट भी करोगे चलेगा। लेकिन किंतु परंतु एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर ये जिस मंथ का है, अगर उससे एक दिन भी डिले हुआ, कैसे, देखो सपोज आपका डिपॉजिट करना है आपको पीएफ किस मंथ का, अप्रैल 21। अगर हम रेलिवेंट एक्ट की बात करें, रेलिवेंट एक्ट कौन सा सर, पीएफ के लिए पीएफ एक्ट, ग्रेच्युटी के लिए ग्रेच्युटी एक्ट, सुपरएन्यूएशन फंड का अपने स्कीम और अपने एक्ट। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये कि उस एक्ट में जो ड्यू डेट दी है, इनकम टैक्स वाली नहीं, उस एक्ट की जो ड्यू डेट है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, अप्रैल का कोई एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन था 50 रुपए का टू पीएफ, ये डिपॉजिट होना चाहिए एज पर पीएफ एक्ट सपोज 15 मई को, अगले महीने की 15 तारीख को। अगर अब ये 15 तारीख से पहले पहले डिपॉजिट हो गया तो मैं आपको इसकी डिडक्शन दूंगा। अगर ये एक दिन भी डिले हुआ, 16 मई हुआ, भले ये ड्यूरिंग द ईयर है, लेकिन एक दिन भी डिले हुआ तो मैं आपको इसकी डिडक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो ये एग्जांपल आपको यहां भी मैंने दिया, देखिए ध्यान से देखिए। अंडर सेक्शन 3615A डिडक्शन विल बी अलाउड इफ इट इज डिपॉजिटेड ऑन द टाइमली बेसिस एज गिवन इन द रेलिवेंट एक्ट। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए आपको उस फंड, उस एक्ट को देखना पड़ेगा जिसमें ये ड्यू डेट्स दे रखी हैं, जैसे हमने एग्जांपल पीएफ का लिया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए आपके पास साल खत्म होने के बाद, साल ये पूरा एंड हुआ, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग तक का भी टाइम अवेलेबल है। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में एक दिन की भी अगर आपने देरी की तो फिर मैं आपको ये एक्सपेंडिचर कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, हमको डिडक्शन तभी मिलेगी जब इसको ड्यू डेट के अंदर एज पर दैट एक्ट मतलब उस रेलिवेंट एक्ट के तहत आप जमा कर दो। अगर ये डिपॉजिट नहीं हुआ तो इसको इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। तो इस सेक्शन में ध्यान रखिएगा, आपको एक लाइन याद होना चाहिए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इस बात का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है वो है दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलग अलग सेक्शन 3613 में क्या क्या हो सकता है। पहला, क्या हम ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट डेबिट करेंगे। ओ माय गॉड, शर्म नहीं आ रही है ऐसा बोलते हुए कि एक सोल प्रोप्राइटर खुद की कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ डेबिट कर दे, गड़बड़। तो सर इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन अगर कोई लोन लिया आपने, उस पर इंटरेस्ट पे किया फॉर द एक्विजिशन ऑफ असेट, ये कंसेप्ट तो आपको पहले से ही आता है। जब तक असेट पुट टू यूज पोजीशन पे नहीं आएगी तब तक का सारा इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, और इसके बाद का सारा इंटरेस्ट हम क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू मतलब P&L में जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक असेट इस पोजीशन पे नहीं आ जाए तब तक का पूरा कैपिटलाइज, यहाँ के बाद सारा इंटरेस्ट आप रेवेन्यू में ले जा सकते हो। नेक्स्ट मालिक, खास बात, कंडीशन क्या है जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन दूंगा। दो अलग अलग केसेस, एक आपने लोन लिया अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, पर्सनल रिलेशंस पे, और एक लिया आपने बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन सब से आपने, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इन सब से आपने लोन लिया है। दो हिस्से क्यों कर रहे हैं सर, एक वाले हिस्से पे 43B लगता है जब तक आप एक्चुअली पे नहीं कर दोगे। जैसे कि आपने अगर किससे लोन लिया, एसबीआई से, कितना, 1 करोड़, उसका इस साल का इंटरेस्ट बन रहा है कितना, 10 लाख। अगर ड्यूरिंग द ईयर का ये 10 लाख का इंटरेस्ट आपने ये 2021 का 21-22 का ये इंटरेस्ट, या तो आप ड्यूरिंग द ईयर धीरे धीरे पे करते जाओ, या ईयर एंड होने के बाद तक भी पे कर दो। कब, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो मैं आपको ये अलाउ कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये अगले साल जब भी पे होगा पेड बेसिस पे अलाउ करेंगे। तो 43B के आपने कौन कौन से सेक्शन देखे। 43B का सबसे पहला पॉइंट पड़ा आपने बोनस कमीशन वाला, जिसमें 43B लग रहा है पेड बेसिस पे अलाउड है, वो भी ईयर एंड होने से लेके आपकी रिटर्न फाइलिंग तक भी पे कर दोगे तो हम अलाउ कर देंगे। तो पहला पॉइंट मेरे पास जो आपके लिए था वो था बोनस कमीशन। दूसरा पॉइंट था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड्स।
तीसरा हमारे पास था 80 CCD वाला स्कीम के लिए अगर आप पे करते हो तो भी मैं अलाउ कर दूंगा। फोर्थ वन आप देख रहे हो अब नया केस, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आप बैंक वगैरह को जब तक पे नहीं कर दोगे तब तक मैं आपको ड्यू बेसिस पे ये इंटरेस्ट अलाउ नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपनी बैंकों को यहाँ से सेव किया, सिक्योर किया कि एक असेसी ऐसा ना हो कि P&L में इंटरेस्ट की डिडक्शन तो ले ले लेकिन वो बैंक्स को कुछ भी पेमेंट ना करे। देखो भैया जैसे ये इंटरेस्ट डेबिटेड है तो लिखा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ध्यान से देखिएगा, बैंक वर्ड होना जरूरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ड होना जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। अब क्या अंतर है दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर ये 1 लाख रुपए है और ये 2 लाख रुपए, अगर ये न भी पे हुआ, ये ड्यू बेसिस पे भी मैं आपको अलाउ कर दूंगा, इसमें से 1 रुपया भी आपने पे नहीं किया चलेगा। लेकिन 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 ये जो 1 लाख रुपीज है, अगर इसमें वो आपको बोल देते हैं इसमें से 90,000 ही पे हुए हैं टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो हम दोस्तों इसमें से 10,000 रुपीज को इस साल डिस अलाउ कर देंगे। ये तब अलाउ होगा जब ये पेड होगा। तो अंतर समझिएगा, गवर्नमेंट ने अपने सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी को इस सेक्शन से बचाने की कोशिश की है कि भैया असेसी ऐसा ना करे कि इस इंटरेस्ट को डेबिट भी करवा ले, नेट प्रॉफिट घटा भी ले, टैक्स भी कम पे करे और बैंक्स को पे भी ना करे, तो असेसी गाना गाएगा कि मौजा ही मौजा, हा 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 हा, ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया, तो ये एक और सेक्शन 43B यहां पर अप्लाई होता है, इस बात को ध्यान रखना। एनिमल्स अगर बिजनेस में यूज होते हैं तो जिस दिन आप उसको यूजलेस मान लो उसकी डिडक्शन ले लेना। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट के लिए टोटल पीरियड देख लें, कूपन बॉन्ड इशू कब हुआ था और उसको रिडीम कब करना है। अगर कोई चीज इशू हुई थी सपोज ऑन 1 जुलाई 20 और आप रिडीम करना चाहते हो ऑन 31 अक्टूबर 20, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट का जो एक्सपेंस होता है जीरो कूपन बॉन्ड का, हम उसकी डेबिट मांग रहे हैं, हम यहाँ डेबिट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला हम प्रो राटा बेसिस पे अलाउ करेंगे। व्हाट डज इट मीन, चलो भैया गिनना शुरू करते हैं। 1 जुलाई 20 से 31 अक्टूबर 22 कितने मंथ्स हो रहे हैं, 9, 12 और 7। देख लो जुलाई 20 तो 2021 में 9 मंथ्स, 21-22 में 12 मंथ्स और 22-23 में अक्टूबर में रिडीम हो रहा है, मतलब 7 मंथ। गवर्नमेंट बोल रही है भैया टाइम के बेसिस पे इस डिस्काउंट को डिवाइड कर लो। अगर आपका 100 रुपए का बॉन्ड था जिसको आपने इशू करा 80 पे, तो डिस्काउंट बोलो कितना है, 20 रुपीज का डिस्काउंट। इस 20 रुपीज को आप टाइमली बेसिस पे डिवाइड कर लें तो हर साल इतना इतना P&L में डेबिट कर सकते हैं इन रेस्पेक्टिव ईयर्स। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर 15 दिन से ज्यादा का समय है तो इसको हम फुल डे मानेंगे, अगर 15 दिन से कम का समय है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या मतलब, अगर 16 जुलाई है तो इसको हम फुल मंथ मानेंगे। रिडेम्पशन डेट क्या है, 16 जुलाई, हम इसको फुल मंथ ही काउंट करेंगे। अभी मैंने यहाँ राउंड फिगर में डेट ली थी 31 अक्टूबर, अगर इसको मैं 16 अक्टूबर करूं तो भी कैलकुलेशन ऐसा ही होगा, लेकिन अगर मैं इसको 2 अक्टूबर कर दूं, 2 अक्टूबर, तो 1 मंथ कम हो जाएगा, अक्टूबर हट जाएगा। इग्नोर द पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे लिए डिडक्शन में आता है वो है मालिक बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन। बैड डेब्ट कैसे रिलेट करें सर, टू द बिजनेस की पर्सनल, सर टू द बिजनेस। डेब्ट बिजनेस का होगा तो बैड डेब्ट बिजनेस में अलाउ होगा, डेब्ट बिजनेस का नहीं है तो बैड डेब्ट बिजनेस में अलाउ नहीं होगा। डेब्ट जो है ऑलरेडी इनकम बुक हो चुका है, मींस यू हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द सेल्स, सो नाउ इन एनी फ्यूचर ईयर यू कैन रिकॉर्ड द बैड डेब्ट्स। कहने का मतलब पहले इनकम शो हो चुका था, एक्चुअली राइट ऑफ किया। प्रोविजन आपको मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा, प्रोविजन कभी भी अलाउ नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को हम डिम्ड इनकम मानते हैं, इसका ज्यादातर यूज मालिक सेट ऑफ वाले चैप्टर में ज्यादा होता है। सेट ऑफ वाले चैप्टर में ये वाला पॉइंट हमारे ज्यादा काम का है बजाय बिजनेस प्रोफेशन के। चलिए मालिक एक बार और पुनः क्या क्या देख रहे हैं हम। सबसे पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम आपको लेस नहीं करने देंगे, बैड डेब्ट अलाउ होगा अगर उसको आपने सचमुच इनकम में शो किया। और आखिरी पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है क्या बैड डेब्ट रिकवर्ड को 41.4 में लेंगे। मैंने आपको बोला ये 41.4 जरूर आएगा, लेकिन खासकर सेट ऑफ वाले चैप्टर में आपके बहुत काम आने वाला है। सेट ऑफ में कैसे काम आता है, देखो वो कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको जब बहुत सारा डाटा दे देते हैं सेट ऑफ का, अलग अलग आइटम्स दे दिए और उसके बाद वो एक चीज लिख देते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो आप ध्यान रखना कि ये पीजीबीपी की इनकम ही है, पीजीबीपी की इनकम ही है, इससे आप दूसरे लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। एक तो वहां काम आता है।
दूसरा, कई बार वो क्वेश्चन में अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड दे रहे हैं आपको P&L में, तो इसको रहने देना क्रेडिट साइड में। चलिए मालिक, सपोज ये रिकवरी तब भी हुई जब आपका बिजनेस कंटिन्यू है, तो भी हम इसको इनकम तो बुक करेंगे, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, जो कि वैसे तो सिर्फ कंपनी एसओसी को अलाउड है, लेकिन एमसीक्यू के पर्पस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ही आपको अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का अगर कोई लॉस दे रखा हो तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जैसा कि आप एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं या अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हम इसको सबसे लास्ट में एडजस्ट करने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट आइटम और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सीटीटी, ये एसएससीज को अलाउड है। कौन से वाले को? जो कि डील करते हैं इन सिक्योरिटीज और इन कमोडिटीज। उन खर्चों की एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको ध्यान रखना, कैपिटल गेन हेड में कभी भी गलती से भी मत ले लेना, ये सिर्फ उन्हीं को अलाउड है हु आर डीलिंग इन सिक्योरिटीज अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। आखिरी सेक्शन हमारे पास जो डिडक्शन का है दोस्तों, वो है सेक्शन 37। सेक्शन 37 जो कि रेसिड्यू सेक्शन है। हम जानते हैं 30 से 36 बहुत स्पेसिफिक सेक्शंस की बात हमने कही थी। सेक्शन 36 के लिए 30 से 36 के लिए हम जानते हैं स्पेसिफिक पॉइंट के अलावा अब जितने एक्सपेंडिचर बच गए, जितने भी क्वेश्चन है मालिक, सैलरी तो हमने पढ़ा ही नहीं कि सैलरी डेबिट होगा या नहीं होगा। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड फ्यूल, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और बहुत बड़ी लिस्ट। उन एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सेक्शन नंबर 37। 4-5 बातें ध्यान रखिएगा। पहला, ये एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 30 से 36 में कवर नहीं है। सेकंड, इट शुड रिलेट टू द बिजनेस एंड शुड नॉट बी ऑफ पर्सनल नेचर। ऑब्वियसली अब नेचर कैसा होगा? रेवेन्यू। क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर P&L में डेबिट होना है तो उसके लिए आपको सेक्शन बताए जाते हैं, जैसे कि 35 AD। या स्पेसिफिकली आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L में डेबिट करते हो, वरना तो हम हमेशा क्या बोलेंगे यार? हम हमेशा बोलेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए। एक्चुअली इनकर्ड की नोशनल, सर नोशनल नहीं, एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, कंटिंजेंट या रिजर्व नेचर का नहीं होना चाहिए, और प्रोहिबिटेड तो होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि ब्राइब, पेनल्टी, है ना, ध्यान रखिएगा। ये आखिरी सेक्शन 37 आपका रेसिड्यू सेक्शन है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो अलाउ कर दीजिएगा, जैसे पावर एंड फ्यूल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सैलरी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको दी जा सकती है। नेक्स्ट था मालिक हमारे पास कुछ चीजें जो अलाउड नहीं है, यहां से हम देखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है कंसेप्ट। क्या हम इनकम टैक्स को डेबिट करेंगे रेवेन्यू मान के? सर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, स्पेसिफिकली डिसअलाउ है, उसका इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं है और उसकी पेनल्टी भी अलाउ नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स सर अलाउ होगा, लेकिन साथ में लग जाएगा 43B। आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आप P&L में आप परचेस के साथ या सेल के साथ जीएसटी को इनपुट और आउटपुट में ले रहे हैं, क्या इसकी हमको कहीं डिडक्शन मिल जाएगी? यस, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। तो 43B का एक पॉइंट और बढ़ गया। सबसे पहले हमने देखा बोनस या कमीशन, दूसरा देखा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर 3614 4A5, 3 अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन वाली बात। फिर हमने देखा सर इंटरेस्ट टू बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन सबको हम अलाउ करेंगे। फिर हमने एक नई चीज देख ली और कि सर अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो हम 43B में उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 43B के 3-4 आइटम्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए, जिसमें हम डिडक्शन आपको हमेशा कैसे देंगे? पेड बेसिस पे देंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा मालिक, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट आपके लिए प्रिवेल करता है। और ध्यान रखना, भले ही आपकी अकाउंटिंग किस बेसिस पे चल रही हो, ड्यू बेसिस पे चल रही हो, लेकिन डिडक्शन तो आपको जो मिलेगी वो हमेशा आपको पेड बेसिस पे मिलेगी अंडर 43B। इनडायरेक्ट हम अलाउ तो करेंगे, सब्जेक्ट टू 43B, पेनल्टी अलाउड नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। कौन सा सेक्शन? एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37(1), ये ध्यान रखिएगा। सैलरी अलाउ करेंगे, यस, एम्प्लॉय की सैलरी ऑलवेज अलाउ, डायरेक्टर्स की सैलरी ऑलवेज अलाउ, वर्किंग पार्टनर टू अ फर्म, यस अलाउ, किसको? सर फर्म को। याद होगा आपको सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन का था, वो ये बोलता है कि अगर फर्म से इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन और प्रॉफिट फर्म की तरफ से पार्टनर को गया तो पार्टनर के लिए हेड बिजनेस प्रोफेशन लगेगा, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली ये डेबिट होना ही चाहिए। तो सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, वर्किंग वर्ड इंपॉर्टेंट है मालिक, स्लीपिंग नहीं। सैलरी टू स्लीपिंग पार्टनर डिसअलाउड, लीव सैलरी अलाउड। याद कीजिए लीव इनकेशमेंट वगैरह के पॉइंट आप सैलरी चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें एम्प्लॉय के लिए ये इनकम होती है, हमारे लिए ये
एक्सपेंडिचर है। तो लीव सैलरी का क्या करना है सर, अलाउड तो करना है, लेकिन कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेक्शन नंबर 43B, जिसमें वापस से क्या होगा, लीव सैलरी एम्प्लॉयर को अलाउड तो है लेकिन पेड बेसिस पे, या तो ड्यूरिंग द ईयर पे कर दे, या ईयर खत्म होने के बाद अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ड्यूरिंग द ईयर पे कर दो अलाउड, ड्यूरिंग द ईयर के बाद पे करो अलाउड, लेकिन बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वरना फिर ये जिस भी साल आप क्या करोगे पे करोगे तब अलाउ होगी। तो 43B का एक और बेचारा वाला नमूना हमारे साथ जुड़ गया, जो कि है लीव इनकेशमेंट इफ एक्चुअली इट इज पेड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 43B। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ऑब्वियसली इट शुड रिलेट टू बिजनेस, पर्सनल की बात तो हम करेंगे नहीं। ऑलवेज अलाउड अंडर सेक्शन 37(1), क्या मानते हुए, रेवेन्यू मानते हुए। मुद्दा आता है अगर आप ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पे करते हो, पेमेंट टू अ पॉलिटिकल पार्टी, लाइक आपने उनके ब्राउशर में, उनके पैम्पलेट्स में कहीं एडवर्टीजमेंट दिया, तो पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, पीजीबीपी में सेक्शन 37(2)B में ये डिसअलाउड है, डिसअलाउड है, मना कर दिया। 37(2)B स्पेसिफिकली मना कर रहा है, मत अलाउ करना पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पेमेंट। लेकिन 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 सर कुछ याद आ रहा है क्या पुराना, हमने पढ़ा 80 GGB GGC, जब आप पीएनएल से इस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करेंगे, ये पीजीबीपी हेड में डिसअलाउ हो गया, फिर आप जीटीआई निकालेंगे, और जीटीआई के बाद चैप्टर 6A में ये दो सेक्शन पढ़ते हैं हम, वो है 80 GGB GGC। वहां पर जीटीआई के बाद डिडक्शंस में से आप इसी पॉलिटिकल पार्टी का पेमेंट इन सेक्शंस में आप अलाउ कर सकते हो। बोलो। इसी तरह पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, इसकी तो हो ही नहीं सकती। सपोज एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 लाख रुपए का, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, वाई ने इससे कंपनसेशन मांगा, ये बात आप सीए फाउंडेशन में डैमेजेस में पढ़ते हो। एक्स ने कंपनसेशन पे करा, इसको 15,000 रुपए या 15,000 अलाउड है। लेकिन अगर आपने कोई लॉ का रूल तोड़ दिया, जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल ही कुदा दिया आपकी बिजनेस कार में, आप बोलो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, नेवर, पेनल्टी कभी भी बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होगी। नेक्स्ट एक और, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो उसकी प्रीमियम का हम डिडक्शन देंगे टू द असेसी। एक और खास पॉइंट जो कि अलग से हमको बताया गया वो था फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को या मेडिकल प्रोफेशनल्स को, सिंपल भाषा में डॉक्टर्स को यार क्या देती है, फ्रीबीज। फ्रीबीज मतलब आप हमारी सेल बढ़ाओ, हम आपको ये ट्रिप देंगे, हम आपको वो ट्रिप देंगे। तो अपने डॉक्टर्स कई बार मार्केटर्स हो जाते हैं फार्मा कंपनी के, उन फ्रीबीज को हम फार्मा कंपनी के लिए डिडक्शन के तौर पर अलाउ नहीं करेंगे। फार्मा कंपनी बोल रही है हम ये बिजनेस प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, बट ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ये किसी भी मैनर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो फ्रीबीज बाय फार्मा कंपनी टू द मेडिकल प्रोफेशनल्स विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन टू हुम, टू कौन है अपना असेसी सर, टू फार्मा कंपनी, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 37(1) क्लियर कट बोलता है सीएसआर का कोई भी एक्सपेंडिचर जो कंपनी लॉ में आप करते हो एज पर कंपनीज एक्ट, उसको यहां हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कोई खर्चा जो सीएसआर से तो बाहर है लेकिन एम्प्लॉइज के बेनिफिट या वेलफेयर के लिए, हम उस खर्चे को यहां पर अलाउ करेंगे। यह आपको बोला गया एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 37(1) में। और साथ ही साथ सेक्शन 38 बोलता है कोई भी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जिसपे आप क्या क्लेम करते हो मालिक, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स ना, बिल्डिंग के टैक्सेस, इसको अगर एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज नहीं किया तो आप जानते हो इसका आंसर क्या है, हम प्रोपोर्शनेटली इसकी डिडक्शन बिजनेस में लेंगे। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन हम बिजनेस में करेंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए रिपेयर्स पे फर्नीचर के, जो कि दोनों जगह यूज हो रहा है 50-50, तो हम 50,000 बिजनेस में अलाउ करेंगे, 50,000 हम बिजनेस में अलाउ नहीं करने वाले, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी सेक्शन 30 से लेके 37 तक की अलाउंसेस। स्पेसिफिकली लास्ट वीडियो था मेरा, वो प्योरली मेनली किसको कवर करता था, डेप्रिसिएशन के सारे कंसेप्ट्स को हमने कवर किया था इन 40 to 45 मिनट्स डिटेल्ड वर्जन। आज हमने सेक्शन 35 से लेकर बाकी के सारे सेक्शंस कवर कर लिए जो भी डिडक्शन के हमारे बचे हुए थे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास होगा वो होगा दोस्तों किसका, डिसअलाउंसेस। डिसअलाउंसेस कहां से शुरू हो रही है, सेक्शन 40A1 यहां से हम डिसअलाउंसेस देख रहे हैं, कैसा ट्रीटमेंट हमको करना है, लाइए देखते हैं फटाफट से इस पॉइंट को देखें। सेक्शन 40A1 और 40A1A, जस्ट सेकंड मालिक।
40A1 और 1A क्या बोलता है, डिसअलाउंस के पहले दो इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको चेक करना है कि क्या टीडीएस हुआ। दो अलग अलग बातें, पहला वेदर टीडीएस डिडक्टेड एंड देन इट इज डिपोजिटेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मालिक कि आप कुछ स्पेसिफिक खर्चों को यहाँ P&L में डेबिट करने जा रहे हो। गवर्नमेंट चाहती है इन खर्चों का पेमेंट यदि आउटसाइड इंडिया जा रहा है या इनसाइड इंडिया जा रहा है टू अ नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट पेयर और टू अ फॉरेन कंपनी, तो पेमेंट या तो कहाँ जा रहा है, बाहर। नाम बोलो खर्चों के, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर जो 915, 916, 917 में आप बातें करते हो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस की, वहां आप एक्स हो, आपका ये P&L है, आपने इन तीन एक्सपेंडिचर को यहाँ डेबिट किया। गवर्नमेंट पूछ रही है मालिक ये पेमेंट कहाँ जा रहे हैं, आप बोल रहे हो आउटसाइड इंडिया, या इंडिया में तो है लेकिन किसको, एक नॉन रेसिडेंट है या एक किसी फॉरेन कंपनी पेई को है, पेई मतलब रिसीवर, पेई मतलब रिसीवर। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट चाहती है कि मालिक आप जो है इसको टाइम से डिडक्ट करो और फिर टाइम से डिपोजिट करो। टाइम क्या होना चाहिए, देखो वैसे तो लॉजिकली अगर हम ड्यूरिंग द ईयर कोई पेमेंट करते हैं, सपोज आपने अप्रैल में पेमेंट किया, तो आप हाथों हाथ ही यहाँ क्या कर दोगे, टीडीएस कर ही दोगे और इसका अमाउंट आपको कायदे से नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट कर देना चाहिए मई 21 में। अगर अप्रैल में मान लो आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया, तो आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आपसे बोला गया कि ड्यूरिंग द ईयर टीडीएस तो कर ही देना। तो पहली गलती जो आपसे होगी, आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर टीडीएस नहीं किया तो ये इस साल तो अलाउ नहीं होगा। आई रिपीट अगेन मालिक, अगर आपने इस साल टीडीएस नहीं किया तो ये एक्सपेंडिचर इस साल तो अलाउ नहीं होगा। सपोज आपने टीडीएस किया 1 अप्रैल 22 को, दिस एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर ओनली। 2020 21 22 में इसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सपोज आपने टीडीएस तो कर लिया था बट डिपॉजिट अभी तक नहीं किया, ईयर एंड हो गया, गवर्नमेंट बोल रही है कोई बात नहीं भाई, आराम से अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी अगर आप डिपॉजिट कर दोगे तो हम चला लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउ करेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो पेयर है उसके लिए ये क्या है, एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक्सपेंस जो आप पे कर रहे हो इस पे टीडीएस करो, क्योंकि पेमेंट मान लो या तो बाहर जा रहा है या किसी नॉन रेसिडेंट को जा रहा है, उसका टैक्स आप ही डिडक्ट करके आप ही डिपॉजिट कर दो क्योंकि आप सोर्स हो। आपसे बोला गया डिडक्ट करना, आपने कर दिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, गवर्नमेंट बोल रही कोई बात नहीं यहां तक कर देना, आपने उसके बाद डिपॉजिट किया तो 21-22 में ये एक्सपेंडिचर जो है ये अलाउ नहीं होगा। ये जब भी आप पे करोगे तभी अलाउ होगा, जिस भी ईयर में पे करोगे उस ईयर में ये अलाउ हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया, आपने डिडक्ट करा डिपॉजिट करा, दो अलग अलग केसेस, पहला डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं करा तो भी एक्सपेंडिचर डिसअलाउ, आपने ना डिडक्ट किया ना डिपॉजिट किया, बात ही खत्म हो गई सर। आपने सपोज डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया तो भी डिसअलाउ। तो एक ही सिचुएशन है जब मैं आपको ये एक्सपेंडिचर अलाउ करूंगा, वो है आपने डिडक्ट भी किया और आपने डिपॉजिट भी किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और कब तक का समय है, कब तक का समय है, हम चाहें तो इसको कब तक डिपॉजिट कर सकते हैं, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बोलो मालिक। तो ये बात ध्यान रखना, आपको टाइम तो बहुत सारा यहाँ पर अलाउ किया गया है, तो इस लाइन का ध्यान रखना, डिपॉजिट अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों ये 1 घंटे का जो लेक्चर है इसमें हमने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली कवर किए, मैंने आपसे डिटेल डिस्कशन किया, ये सिर्फ शॉर्ट रिवीजन या रिकैप नहीं था, हर एक पॉइंट उसका इम्पैक्ट एग्जाम में हमको कैसे देखना है ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सारी डिसअलाउंसेस को। ध्यान रखिएगा अपना, राधे राधे।